आपको स्क्रीन पे जो है बुक नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो है सिविक्स का स्टार्ट किया था, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी करके जो है चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अब उसके हमने कुछ फीचर्स पढ़ लिए थे ऑलरेडी, ठीक है। जैसे हमने उससे पहले पढ़ा था कि फर्स्ट इसका फीचर हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है आप लोगों को? वन वोट, वन वैल्यू, एंड देन मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। तो ये कुछ हमने जो है पढ़ लिया था। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो ये जो है हमने जो है डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स को जो है हमने स्टडी किया था इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी। फर्स्ट वन वॉज, आप लोग भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट फीचर जो था वो था आपका दैट मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसमें इस पॉइंट पे हमने किस कंट्री के बारे में जो है पढ़ा था जिसमें जो है मेजर डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा नहीं लिया जा रहा था? आप बता सकते हैं? मैम चाइना। नहीं, इसमें हमने चाइना के बारे में नहीं पढ़ा था। हमने किसी कंट्री के बारे में पढ़ा था जहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ था, और वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है कंट्री की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको ओवरथ्रो करके अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था। मैम हमारी जो पाकिस्तान। नेबरिंग, यस, हमारी नेबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान के बारे में। तो हाउ परवेज मुशर्रफ ही डिड मिलिट्री ओवरकूप इन 1999 and he established military army dictatorship in Pakistan, and he became president of Pakistan there, and he changed the constitution, na? And all the decisions were taken by the army commander, that is Parvez Musharraf, rather than the elected leaders of the country. So, in real sense, there was no democracy in Pakistan. Then, secondly, we studied about one vote, one person, one vote, and one value. और मैंने आपको बताया था कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज नॉट फॉलोड देयर, फॉर एग्जांपल इन सऊदी अरेबिया, एथियोपिया, इन दीज एंड फिजी, है ना। यहाँ पे वन पर्सन की जो है वन वोट और वन वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इन सऊदी अरेबिया, women are not supposed to give vote, they are not given voting right. Similarly in Ethiopia also, the weightage of Ethiopians, the vote of Ethiopians is you know uh, you know has much higher value than the other groups who's living in that country. And then third one was Fiji, जहाँ पे फिजी के जो नेटिव हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, दे हैव द हायर वोटिंग, देयर वेटेज ऑफ देयर वोट इज मच हायर देन द इंडियन फिजी पीपल। सो ये आप सबने पढ़ा था। एंड तो एंड लास्ट था आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो कि आपके चाइना और हमने मैक्सिको का पढ़ा था, जहाँ पे जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे। तो ये 3 जो है हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने आप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और ये एक साथ भी पूछ सकते हैं। तो इनको एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अगर आप ये सोचिए कि आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, गिव इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ऐसा बहुत ही कम आता है। In the examination they most of the time they ask about only one single feature of democracy in detail, like they will ask you to explain one like in this examination this year जो है ये पॉइंट आया था, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू वाला जो है उसी को इलेबोरेट करने के लिए आया था। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोर्थ point, fourth feature of democracy, that is rule of law and respect for rights. In a democratic government there is rule of law. Rule of law means everything takes place, everything happens according to the law. लॉ के बाहर कुछ नहीं होता है, जो कानून होता है वो सबसे ऊपर होता है, और लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो सिटीजन्स होते हैं वो भी, एज वेल एज दी गवर्नमेंट। एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, और जो सरकार होती है वो अपने नागरिकों की जो राइट्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। किसी भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, रूल ऑफ लॉ का होना बहुत ही जरूरी है, एंड एट द सेम टाइम government should also respect the rights of their citizens. So this is very important point. But now we will study that how this particular feature of democracy was not followed in certain countries. For example, we will see the case of Zimbabwe. Zimbabwe is an African country, and it attained independence in 1980 from the white minority. वैसे तो जिम्बाब्वे जो है
मतलब आपका अफ्रीका के बहुत सारे देशों को जो है आज़ादी मिल चुकी थी वर्ल्ड में, लेकिन जो आपका जिम्बाब्वे है वहाँ पे जो है 1980 में जो है फ्रीडम उनको अटेन हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो है वाइट माइनॉरिटी जो वाइट जो लोग थे वो वहाँ रूल करते थे, और वो भी वाइट माइनॉरिटी में थे। माइनॉरिटी मतलब उनकी संख्या कम थी, बट दे यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द ब्लैक पीपल इन जिम्बाब्वे। So they got Zimbabwe got freedom from white minority in 1980. White means जो वहाँ के English people थे, and minority मतलब क्या होता है, जो जिनकी संख्या कम होती है। Now since then the country has been ruled by ZANU PF। ठीक है, ZANU PF जो है ये आपका मतलब एक पार्टी है जो कि जिम्बाब्वे में इलेक्शंस को लड़ा करती थी, और हमेशा यही इलेक्शन लड़ती थी। जब से उनको आज़ादी मिली 1980 में, तब से ZANU PF जो पार्टी है वही इलेक्शन जीता करती थी। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। और ये कौन सी पार्टी थी जिसने जिम्बाब्वे की आज़ादी की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका निभाई थी? जैसे कि इंडिया में जो है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को किस पार्टी ने लीड किया था? कांग्रेस ने। उसी तरह से ZANU PF वाज द पार्टी इन जिम्बाब्वे व्हिच लेड द फ्रीडम स्ट्रगल इन जिम्बाब्वे। सो जो लोग थे वो इस पार्टी को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इन्होंने ही एक तरह से मतलब पूरा आज़ादी का जो पूरा स्ट्रगल में काफ़ी अपनी भागीदारी निभाई थी। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, इस पार्टी का जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, वो कंट्री को इंडिपेंडेंस से ही रूल कर रहा था। मतलब हमेशा वही जो था चुनाव जीतता, और वही हमेशा प्रेसिडेंट बनता था। ठीक है, इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ZANU PF। ठीक है, हमेशा जो है हर एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होते थे जिम्बाब्वे में, बट उस सिलेक्शन को हमेशा यही पार्टी जीतती थी, और हमेशा जो है मुगाबे ही राष्ट्रपति बनते थे। बट प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो पार्टी थी इसने काफी अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है इलेक्शंस में यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अनफेयर आप जानते हो कि मतलब जो भी ये गलत काम जो है वो करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो इलेक्शंस जीत सके। और वो क्या क्या उन्होंने किया उन्होंने, अब देखते हैं। ओवर द इयर्स हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये जो गवर्नमेंट थी इसने क्या किया, अपने मनमानी तरीके से संविधान में बदलाव किए ताकि जो जितना हो सके जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उसकी पावर को इंक्रीज किया जा सके। जबकि अगर आप संविधान जो होता है वो तो आपकी सबकी सहमति से बनता है, तो उसे कोई एक पार्टी जो है अगर चेंज कर रही है तो उसका मतलब कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर आपको जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो काफी वीक है, इसीलिए जो है संविधान को इतनी आसानी से चेंज कर दिया जा रहा है। तो रॉबर्ट मुगाबे की जो पार्टी थी ZANU PF, उसने जो है पूरा संविधान अपने हिसाब से चेंज कर दिया और अपनी पावर को इंक्रीज कर दिया। एंड मतलब कि अपनी पावर तो इंक्रीज कर ली, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जो थी उसको कम कर लिया। ठीक है ना, कि मतलब प्रेसिडेंट की जो है जो शक्तियां थी, पावर्स, उसको इंक्रीज कर दिया, और अपनी जो अकाउंटेबिलिटी थी उसको कम कर दिया। कि मतलब पावर तो आ गई सारी प्रेसिडेंट के हाथ में, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होती कंट्री में तो उसके लिए उसने अपने आप को जिम्मेदार मतलब वो ना हो, इसलिए उसने वो चीजें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी। Now opposition party workers are harassed and their meeting disrupted। opposition party जो थी उसको वहाँ पे वो प्रॉपर्ली जो फंक्शनिंग नहीं करने देते थे इसकी पार्टी, उनको मतलब बार बार परेशान करना, हैरेस करना, अगर उनकी कहीं मीटिंग हो रही तो उसमें जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना। then public protest and demonstrations against the government are declared illegal। then फिर क्या किया उन्होंने, जो पब्लिक, अगर मान लो पब्लिक को कोई चीज गवर्नमेंट की पसंद नहीं आ रही है, अगर वो कहीं डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है या पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है पीसफुल तरीके से भी, तो उसको वो इलीगल डिक्लेयर कर देते। मतलब उन्होंने अपने खिलाफ किसी को भी काम करने से रोक दिया, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे उस देश की पब्लिक हो। उनका मतलब था कि कोई हमारे जो है अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट नहीं करेगा। देयर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। फिर उसने एक और कानून लेकर आ गया कि कोई भी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। क्रिटिसाइज मतलब उसकी आलोचना नहीं करेगा। टीवी एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। टीवी एंड जो रेडियो था, मीडिया, इट वाज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब जब मीडिया ही कंट्रोल में है तो उसके खिलाफ कोई भी नहीं बोलता था न्यूज़पेपर में या न्यूज में। एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन्स। और कुछ भी होता तो सिर्फ जो रूलिंग पार्टी थी, जो मुगाबे की पार्टी थी, उसी के फेवर में ही मीडिया में बातें आती थी। Now there are independent newspapers but the government harasses those journalists who go against it। ठीक है, अब कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स भी थे जो गवर्नमेंट के साथ नहीं काम करना चाहते थे, वो अपने खुलकर अपनी फ्री जो है वॉइस उसको बोलना चाहते थे। बट प्रॉब्लम क्या थी कि सरकार जो थी, गवर्नमेंट जो थी, वो उन्हें प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने देती थी। जो भी जर्नलिस्ट या जो भी मीडिया जो आपके न्यूज़पेपर्स थे, वो अगर उनके खिलाफ काम लिखते कुछ भी न्यूज़पेपर में, तो उनको उनके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती थी। The government has ignored some court judgments that went against it and has pressurized judges। मतलब यहाँ तक कि इन लोग जो ZANU PF पार्टी थी,
एंड प्रेसिडेंट जो था उन्होंने जो है कानून जो है उससे ऊपर उठकर उन्होंने काम किया, और मतलब ना वो जज की बात मानते थे, अगर कोई भी उनके खिलाफ कोई डिसीजन आता तो वो उसको मानने से मना कर देते, मतलब टोटली वो अनकंट्रोल हो गए थे। जिम्बाब्वे ऑफ एग्जाम्पल। अब इससे ये आपने इतना कुछ पढ़ा, अब आपको इससे क्या समझ में आता है, आप मुझे बताइए। बच्चों आपको मेरी आवाज आई रही होगी, तो आप मुझे बताइए कि जो मैंने इतना कुछ आपको बताया जिम्बाब्वे में जो भी चीजें हो रही थी, तो उससे आपको क्या समझ में आता है कि जिम्बाब्वे में किस चीज की प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी? क्या वहां पर डेमोक्रेसी के स्पिरिट में वर्क हो रहा था, या फिर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में काम हो रहा था? मैम अगेंस्ट। अगेंस्ट में हो रहा था। और वो कैसे, किस चीज, किस प्रिंसिपल के अगेंस्ट में काम हो रहा था? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। मतलब राइट। हाँ, जिम्बाब्वे में देयर वाज नो रूल ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट काम ही नहीं करती थी, एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, और जो वहाँ के सिटीजन थे, पीपल थे, उनके राइट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी। ठीक है। Now, the example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Popular governments can be undemocratic. इससे आपको पता चलता है कि डेमोक्रेसी में ये तो कहा जाता है कि जो लोग होते हैं दे सेलेक्ट और दे इलेक्ट दे रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो पब्लिक जिन्हें चुनकर भेजती है वो भी अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं, वो भी लोगों की बात नहीं मानते हैं, वो भी जो है प्रॉपर चीजों रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, अपनी जो है मनमानी करना शुरू कर देते हैं, सारी पावर को मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में वो डेमोक्रेसी नहीं अनडेमोक्रेटिक हो जाता है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं, पॉपुलर मीन्स कि पॉपुलर सपोर्ट से जो बन के चुने हुए जाते हैं, वो भी कभी कभी ऑटोक्रेटिक बन जाते हैं। But it is equally important to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in the period before elections. इनका मतलब है कि इलेक्शन जो है उसके टाइम और उसके पहले और बाद में हर तरफ जो है पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो नॉर्मली रन करनी चाहिए। दिस रिक्वायर्स दैट, खैर इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता दिया कि जो द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट feature of democracy is rule of law and respect for rights, that in a democratic country everything government and citizen should work according to the law of the land. हर देश में कुछ कानून होते हैं और उन्हीं कानून को फॉलो करते हुए लोगों को और सरकार को काम करना चाहिए, और और जो गवर्नमेंट है दे शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल. फॉर एग्जांपल इन इंडिया number of rights are have been given to the citizens of India in the constitution, and government always respect those rights. इंडिया में कभी भी राइट्स का हनन नहीं होता है. So in real sense, India has democratic government because we always obey and follow the principles of the democracy. And in India, everything is every decision, every action is according to the rule of the law. There is no discrimination between rich, poor, or gender. There is no discrimination in the eyes of the law. All people are equal. तो ये चीज जो है इंडिया में है, बाकी कई देश हैं जहाँ पे नहीं होता है. देन तो ये आपका हो गया. सब डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो ये आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पता चल गई है और 4 फीचर्स आपको पता चल चुके हैं. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो ये आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा. 5 इसके फीचर्स हो गए. अब नेक्स्ट जो है इसका वाई डेमोक्रेसी. ठीक है. जो है कि डेमोक्रेसी जो है क्यों डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो किसी भी देश में स्टेब्लिश करनी चाहिए, उसके क्या रीजंस हैं. तो अब हम इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में कुछ जो है पॉइंट्स को हम देखेंगे. जैसे ये पहला आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है. कि मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेहतर गवर्नमेंट क्यों नहीं है ना. वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट अ वेरी गुड गवर्नमेंट इन एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट. इसके अगेंस्ट में जो है कुछ चीजें. जैसे फर्स्ट क्या है, इसमें हम डेमोक्रेसी के नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे. लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. ठीक है. सो फर्स्ट जो पॉइंट है अनफेवरेबल है डेमोक्रेसी के, वो ये है कि डेमोक्रेसी में जो है लीडर्स चेंज होते रहते हैं, मतलब स्टेबल नहीं होते हैं, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी का. सेकंड, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी. फिर ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत होता है. जो भी लीडर्स होते हैं वो सिटीजन्स के लिए और देश के लिए काम ना करके वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं, और सिर्फ पावर, किसी भी तरह से उनको पावर मिल जाए, किसी भी तरह से उनको सीट मिल जाए, सत्ता मिल जाए, उसी के लिए वो काम करते हैं. कोई भी मोरालिटी का स्कोप नहीं है, मतलब अच्छा बुरा कुछ मतलब नहीं होता है डेमोक्रेसी में. सिर्फ उनको जो है क्या चाहिए, पावर चाहिए.
then so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays, ठीक है। देन आपको पता है कि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन जो है वो किस तरह से लिया जाता है, आपको पता है। पहले तो लोग कोई भी कानून बनाना होता है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो फर्स्ट द मैटर गोज इनटू द इट इज लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, then government chalk out the important points for that rule or regulations, then discussion is held in the Lok Sabha. After discussion is over, then it is passed to the Rajya Sabha. अगर वो लॉ लोक सभा में पास हो गया, then it is forwarded to the राज्य सभा, और अगर राज्य सभा में वो पास हो गया तो फिर जो है वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी अगर कोई डिसीजन लेना है डेमोक्रेसी में, कोई फैसला लेना है, रूल बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अननेसेसरी डिले होता है, बहुत ही टाइम लग जाता है। अब आप देखिए कई कई कानून हमारे ऐसे हैं जो कम से कम 5 साल 10 साल में भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि अपोजिशन आ जाती है, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, तो इसीलिए। नेक्स्ट, डेमो then elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to bad decisions. then एक और आर्गुमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी की, वो ये है कि जो लीडर्स हम इलेक्ट करके भेजते हैं, कई बार उनको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती है। वो हमें लगता है कि हमारे तो भाई बहुत फेवरेट है, हमें ये कर सकता है, बट जब वो चुन कर जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि बिकॉज उनको लोगों के इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता है, और इससे वो कभी कभी गलत फैसले भी ले लेते हैं। सो बैड डिसीजंस जो है वो हो जाते हैं। ये आप अपनी कॉपी में अंडरलाइन, बुक में अंडरलाइन करते रहेंगे, कंपटीशन एंड पावर प्ले, ये सब चीजें। देन ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। देन लास्ट आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि डेमोक्रेसी में जो है हम लोग जो होते हैं वो अपने लीडर्स को चुनकर भेजते हैं। तो आप अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं जो वोटिंग करते हैं वो इमोशंस के बेस पे काम करते हैं। अच्छा ये पार्टी तो ऐसी है, ये तो कास्ट के बेसिस पे करते हैं, रिलीजन के बेसिस पे करते हैं। इससे क्या होता है कि जो अच्छा इंसान होता है, वो अच्छा जो कैंडिडेट होता है जिसमें क्वालिटी होती है वो नहीं चुना जाता है, उसकी जगह पे कोई दूसरा जो कि लेस डिजर्विंग होता है वो चुना जाता है, और वो फिर सही तरीके से जो है काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में हम लोगों ने राइट तो दे दिया लोगों को कि अपना लीडर खुद चुने, लेकिन जो लोग होते हैं वो खुद ही इनको नहीं पता होता कि कौन अच्छा है, और वो बहुत ही अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इससे जो है गलत रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, क्योंकि बहुत बार हम इमोशंस में आके डिसीजन ले लेते हैं, बहुत बार हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को आके डिसीजन लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि कौन लोग हैं जो अच्छा हमारे लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं सारे, और इससे प्रूफ होता है कि डेमोक्रेसी जो है इट इज नॉट अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट अगर हम इसके काउंटर पार्ट करें तो अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के फायदे क्या है। डेमोक्रेसी सबसे हाईएस्ट प्रेफर्ड गवर्नमेंट है जो मैक्सिमम देशों में पाई जाती है। ठीक है, अब हम इसके वो देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। आपके एग्जाम में आते हैं ये सारे क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनिएगा। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अदर गवर्नमेंट से, बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। अकाउंटेबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। अगर नागरिकों के साथ कुछ भी गलत होता है, सिटीजन के साथ कुछ भी गलत होता है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती है और उसको ठीक करने की कोशिश करती है कि अच्छा, अगर मान लो कहीं रेलवे एक्सीडेंट हो गया, या फिर कहीं लोग भूखे मर रहे हैं, कहीं फूड सप्लाई नहीं हो पाई, या फिर कहीं पे रोड नहीं है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो पब्लिक अगर गवर्नमेंट को बोलती तो गवर्नमेंट जो है उस चीज को उसको अपनी जिम्मेदारी मानती है कि हाँ जो है यहाँ पे सड़क होनी चाहिए, यहाँ पे मतलब फूड सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल है ना, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दे ऑलवेज रिस्पेक्ट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। लोगों की जो जरूरतें होती हैं वो उनको उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी मानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सो डेमोक्रेटिक इज ए वेरी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अकाउंटेबल। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे आप चलिए चाइना में चले जाइए, वहाँ की सरकार बहुत ज्यादा अकाउंटेबल नहीं है। अगर पब्लिक को कोई प्रॉब्लम है कुछ भी, तो वो बहुत जल्दी उसे सुनते नहीं है, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को नहीं मानते हैं। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। देन सेकंड क्या है, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अभी आपने इससे पहले पढ़ा था कि जो हम लोग जब इन फेवर पढ़ रहे थे कि डेमोक्रेसी से अनफेवरेबल गवर्नमेंट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो इससे काफी डिले हो जाता है कोई भी डिसीजन लेने में या कोई भी कानून बनाने में। लेकिन अगर हम उसका दूसरा साइड देखें तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि इतना लंबा टाइम लगता है कोई भी हमारी डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में, तो वो डिसीजन हमेशा क्या होता है, बहुत ही सटीक होता है और बहुत ही वैलिड होता है आपका, और उसमें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है,
क्योंकि बहुत ही टाइम लेकर लोग सोच समझ कर जो है हमारे जो लीडर्स हैं वो कानून बनाते हैं, और उसमें काफी लंबा टाइम लगता है, काफी डिस्कशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले गवर्नमेंट के पास वो प्रॉब्लम वो चीज आती है, फिर उस पर काफी कंसल्टेशन होता है, डिस्कशन होता है। देखिए कंसल्टेशन एंड डिस्कशन उसके ऊपर किया जाता है। देन उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें काफी मीटिंग्स होती हैं। देन इट गोज टू द लोकसभा, ऑपोजिशन भी बैठी होती है वहां पर, फिर पास होता है। फिर देन गोज टू राज्यसभा, देन राज्यसभा में वोटिंग होती है, वहां पे अगर पास जाता है तो इससे क्या होता है, जब इतने स्टेजेस से कोई गुजरता है और इतने सारे लोग इसके उसको जो है मतलब इसके ऊपर स्क्रूटनी करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो भी लास्ट में कानून बनता है, भले ही वो डिले होकर बनता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत बेहतर होती है। डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई भी जो है जल्दबाजी में फैसला नहीं होता है, किसी के दबाव में आके नहीं होता है। तो इसीलिए जो होता है कि डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं, बिकॉज वो बहुत सारे स्टेजेस से होकर पास होते हैं, बहुत सारे लोगों की कंसल्टेशन एंड डिस्कशन के बाद पास होते हैं, काफी टाइम लगता है। तो द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज वेरी बेस्ट इन डेमोक्रेसी। थर्ड क्या है आपका, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी देश में बहुत सारी तरह डिफरेंट रिलीजन्स पाए जाते हैं, डिफरेंट कास्ट, जैसे इंडिया में क्या है, डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर फाउंड। कास्ट है ना, कास्ट है, क्रीड है, डिफरेंट जो है आपके रीजन है, क्षेत्रवाद है इंडिया में। अगर मैं सिर्फ इंडिया की अगर आप एग्जांपल दूं तो वैसे तो हर देश में ही आपको काफी डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक ही रीजन का आदमी हर जगह पाया जाए एक देश में। तो किसी भी कंट्री में डिफरेंट तरह के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच डील्स विद द डिफरेंसेस इज डेमोक्रेसी। आप अपने ही देश का एग्जांपल देख लीजिए, हमारे देश में जो है मैक्सिमम डिफरेंट जो है रिलीजन के लोग पाए जाते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग पाए जाते हैं, डिफरेंट क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा है भारत में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, स्टिल हमारे देश में जो है ये सब जो है मिलजुला कर रहते हैं। बहुत ही कम आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान ने, हमारे गवर्नमेंट ने इनको पूरा स्कोप दिया है ग्रो करने के लिए, और किसी भी तरह की इनके साथ कोई गलत चीज ना हो, मतलब किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। आपने जैसे आर्टिकल 15 का सुना होगा, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया गया है। फिर आपने अनटचेबिलिटी के बारे में सुना होगा, आर्टिकल 17 में, जिसमें अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी हैं, हमारे संविधान ने प्रोवाइड की है, ताकि हमारे देश में जितने भी डिफरेंसेस हैं, लोगों की सोशल डाइवर्सिटी हमारे देश में, उसको प्रॉपरली डील किया जा सके। रीजन के हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, डिफरेंट कास्ट को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। तो इतने सारे डिफरेंसेस हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, कास्ट, है ना। तो इनको प्रॉपरली सही तरीके से अगर कोई लेके चलता है और यूनिटी के साथ लेके चलता है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट है, वो है डेमोक्रेसी। देन अदर आप एग्जांपल दे सकते हो, आप पाकिस्तान देखिए, चाइना आप देखिए, चाइना में भी बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, लेकिन वहां पे जो है, जो वहाँ की नेटिव रिलीजन है उसी को मेनली जो है मतलब फेवर किया जाता है। बाकी जो है रिलीजन्स, उनको इतना ज्यादा खुलकर जो है अपनी एक्टिविटीज करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप, लेकिन आप और डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देख लीजिए, जैसे कि आपका अमेरिका है, अमेरिका भी देखिए बहुत बड़ा देश है, और वहां पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। वर्ल्ड के जितने भी कोने कोने से लोग हैं वहां जाते हैं जॉब की तलाश में, तो वहां पे भी देखिए, लेकिन सब लोग मिलजुला कर रहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है। जबकि जो अदर गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, और जो अदर रिलीजन है उनको बहुत अच्छा जो है मतलब स्कोप नहीं दिया जाता है। देन लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है इसका, डेमोक्रेसी एनहेंसेस, ये फोर्थ पॉइंट है, डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजंस। डिग्निटी मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, जो इज्जत होती है, जो वैल्यू होती है अपने सिटीजंस की, वो डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी होती है। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज रिस्पेक्ट्स देयर सिटीजंस। ठीक है, उनकी डिग्निटी को, उनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखती है, क्योंकि पब्लिक जो कहती है जो है गवर्नमेंट उसकी बात सुनती है और उसी हिसाब से काम करने की कोशिश करती है। एंड देन फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। एंड फर्स्ट पॉइंट जो है इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी है वो ये है कि जो है डेमोक्रेटिक एक ऐसी सरकार है जो लोगों को अपनी ही जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी ही जो मिस्टेक्स हैं, उनको दोबारा करेक्ट करने का, रेक्टिफिकेशन करने का मौका देती है, इन
अदर इन नेक्स्ट इलेक्शंस। ठीक है, आपको पता है ना, जैसे हमारे 5 years के बाद इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें अगर आपको लगता है कि हमने ये इस गवर्नमेंट को चुनकर गलत कर दिया है, ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उस केस में अगले इलेक्शन में क्या होता है कि आप उस जो पार्टी है, आप उसको हटाकर दूसरे को आप वहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हो, और जो गवर्नमेंट को चेंज करने की पावर जो है लोगों के पास, वो बहुत बड़ी पावर है डेमोक्रेसी में। इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो डरती है कि अगर हमने सही से काम नहीं किया तो नेक्स्ट इलेक्शन में पब्लिक हमें चेंज कर देगी। ठीक है, तो ये 5 जो है जबकि आपने चाइना में देखा था, चाइना में जब से उनको फ्रीडम मिली तब से एक ही पार्टी जो है वो चुनाव जीत रही है, और दूसरी पार्टी को वो अलाउ ही नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो बहुत सारी कंट्रीज में होता है, बट मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां पे क्या होता है कि पब्लिक जो होती है जिस पार्टी को पसंद करती है उसको वो चुनाव में वोट करते हैं, और जो उन्हें पसंद नहीं आता, जिसका काम उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो उसे नेक्स्ट इलेक्शन में चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें जो है हमने जो पढ़ा मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ, और इन सारे पॉइंट्स को आप बहुत इलेबोरेट करके अच्छे से पढ़ लेंगे अभी से, और कॉपी में इसके नोट्स बना लेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी मैंने आपको क्या बताया था, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स इन डेमोक्रेसी, ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स ओनली, और कोई और उसके बिहाफ पे जो है नहीं ले सकता है। देन सेकंड जो आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मतलब इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शन शुड ऑलवेज बी फ्री एंड फेयर। अगर फ्री एंड फेयर नहीं है, दबाव में हो रहा है, डर में हो रहा है, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज हो रही है, तो इन दैट केस उस कंट्री में जो है डेमोक्रेसी नहीं है। देन थर्ड है वन पर्सन वन वैल्यू एंड वन वोट, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो किया जाता है डेमोक्रेसी में, एक व्यक्ति का एक ही वोट होता है, उस वोट की एक ही वैल्यू होती है, और कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें फॉलो नहीं किया जाता है। देन फोर्थ है आपका रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, देयर इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स ऑफ द पीपल। एंड देन आपका है arguments in favor of democracy, how democracy sorry in against democracy, कि डेमोक्रेसी किस तरह से, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, क्या जो है अनफेवरेबल क्यों है, तो उसमें आपको ये 4-5 पॉइंट आपने पढ़ लिए हैं। देन आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी हाउ इट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आपको पहला बताया गया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन आपको बताया गया कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंट तरह के लोगों को डेमोक्रेसी में एक्सेप्ट किया जाता है। देन डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देन डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द citizens, and it allows the people to correct their own mistakes in the next elections. So these are the important points which you have to study very carefully, and you have to make points इन योर नोटबुक्स। जो है बहुत ही डिटेल में आपको अपने नोट्स बनाने हैं, लेकिन शॉर्ट में बनाने हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेजती हूँ, मैंने इससे प्रीवियस जो क्लासेस है उसकी सब रिकॉर्डिंग आपको भेज रखी है, तो उसको आप चेक कर लेंगे। चलिए पहले तो जो है आप मुझे वो दे दीजिए, 1 मिनट, अपनी अटेंडेंस।